वीरप्पन एक ऐसा नाम जो कभी दक्षिण भारत के घने जंगलों में दहशत की तरह गूंजता था, लेकिन हर खौफनाक कहानी की शुरुआत किसी साधारण से इंसान से ही होती है। 1952 में तमिलनाडु के छोटे से गांव गोपीनाथम में जन्मा ये बच्चा शायद ही कभी सोच पाया होगा कि एक दिन उसका नाम भारत के सबसे खतरनाक डकैतों में गिना जाएगा। सीमावर्ती इलाका, चारों तरफ घने जंगल, गरीबी, संसाधनों की कमी और कानून की कमजोर पकड़, यही उसका बचपन था। जंगल उसके लिए खेल का मैदान था और बंदूक उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी थी। और कहा जाता है कि वो सिर्फ 10 साल की उम्र में ही हाथियों के शिकार में शामिल हो गया था। दोस्तों, उस दौर में हाथी के दांत की तस्करी एक बड़ा अवैध धंधा था। जंगलों में पानी के पास की जगहों के पास वो कई दिनों तक छिपकर बैठता था। इसके अलावा हाथियों की आवाजाही को पहचानना और सही मौके पर गोली चलाना, ये सब उसने बहुत छोटी उम्र में सीख लिया था। धीरे धीरे उसकी निशानेबाजी इतनी सटीक हो गई कि उसका नाम इलाके के सबसे बेहतरीन शूटरों में लिया जाने लगा। लेकिन शिकार यहीं तक सीमित नहीं रहा और 17 साल की उम्र में उसने इंसानों का खून भी अपने हाथों पर लगा लिया। उसने एक फॉरेस्ट गार्ड की हत्या के साथ उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया, जहां से लौटना आसान नहीं था। दोस्तों, शुरुआत में वो अपने चाचा सालवाई गाउंडर के साथ काम करता था, लेकिन 18 साल की उम्र में उसने खुद का गैंग खड़ा किया और चंदन और हाथी के दांत की तस्करी में अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। जंगल उसके लिए किले जैसा था। वो जानवरों की आहट पहचान सकता था, उनकी आवाजें निकाल सकता था और पुलिस के आने से पहले ही गायब हो जाता था। यहाँ तक कि तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा उसके लिए सिर्फ एक लकीर थी, जिसे वो जब चाहे पार कर लेता था। धीरे धीरे उसका आतंक बढ़ता गया। जो भी उसकी मुखबरी करता था वो जिंदा नहीं बचता था। उसने कई मुखबिरों और फॉरेस्ट अधिकारियों को बेरहमी से मार डाला। उसका नाम अब सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं था, इसके अलावा गांवों में भी उसके डर की कहानियां सुनाई देने लगी। उसने लगभग 2000 हाथियों का शिकार किया और 10,000 टन से ज्यादा चंदन की लकड़ी तस्करी के जरिए बेची। ये धंधा इतना बड़ा हो चुका था कि सरकारों के लिए सिरदर्द बन गया। कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारें वर्षों तक उसे पकड़ने में नाकाम रहीं। कई पुलिस अधिकारी उसकी तलाश में जंगल गए, लेकिन लौटकर वापस नहीं आए। वीरप्पन ने पुलिस स्टेशनों पर हमला किया, हथियार लूटे और बारूदी सुरंगों से बसें उड़ा दी। 1993 में पलार ब्रिज के पास लैंडमाइन विस्फोट में 22 लोग मारे गए। इस घटना से उसके खौफ का अंदाजा सबको समझ आ गया था। दोस्तों, 1997 में वीरप्पन ने एक बार फिर दक्षिण भारत को हिला दिया, जब उसने जंगल में 10 फॉरेस्ट अधिकारियों का अपहरण कर लिया और सरकार से आधिकारिक माफी की मांग रखी। कई हफ्तों तक चली बातचीत के बाद बंधकों को छोड़ा गया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असली सनसनी साल 2000 में मची, जब उसने कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार राजकुमार को उनके घर से अगवा कर लिया। ये घटना सिर्फ एक अपहरण नहीं थी, बल्कि 2 राज्यों की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला था। पूरे देश की निगाह इस मामले पर टिक गई थी कि वीरप्पन ने राजकुमार को 108 दिनों तक अपने चुंगल में रखा और 108 दिनों तक चली बातचीत और राजनीतिक दबाव के बाद राजकुमार को रिहा कराया गया। और इस दौरान पत्रकार आर गोपाल ने अपनी अहम भूमिका निभाई। लेकिन वीरप्पन का दुस्साहस यही नहीं रुका और साल 2002 में उसने पूर्व मंत्री एस नागप्पा का अपहरण किया और बाद में उनकी हत्या कर दी। इस घटना ने सरकार को पूरी तरह सख्त रुख अपनाने पर मजबूर कर दिया और वीरप्पन पर 5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया। दोस्तों, अब ये सिर्फ एक अपराधी को पकड़ने का मामला नहीं था, बल्कि सरकार की साख का सवाल बन चुका था। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने आईपीएस अधिकारी के विजय कुमार को स्पेशल टास्क फोर्स की कमान सौंपी। उनके साथ एमके सैमथम राय कन्नन ने महीनों तक गुप्त रणनीति तैयार की। एसटीएफ ने वीरप्पन के हर वीडियो और ऑडियो का बारीकी से विश्लेषण किया और एक वीडियो में वीरप्पन किताब पढ़ने की कोशिश करता दिखा, लेकिन वो साफ पढ़ नहीं पा रहा था, जिससे पुलिस को जांच में ये पता चला कि उसे मोतियाबिंद की समस्या है। और दोस्तों, यही वीरप्पन की सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई, जिसका फायदा पुलिस ने उठाया। इसके बाद पुलिस ने वीरप्पन की गैंग के 2 लोगों को अपना निशाना बनाया और चोरी छुपे 2 कमांडो भेष बदलकर वीरप्पन को इलाज के बहाने गुप्त रूप से जंगल से बाहर लाने की योजना बनाने लगे। और दोस्तों, इस गुप्त मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन कोकून। फिर 18 अक्टूबर 2004 की रात वीरप्पन ने अपनी पहचान को छिपाने के लिए अपनी मशहूर लंबी मूछें कटवा दी और कमांडो के जरिए वीरप्पन को यह विश्वास दिलाया गया कि सेलम के एक अस्पताल में उसका गुप्त इलाज अच्छे से हो जाएगा। फिर वीरप्पन अपने 3 करीबी साथियों के साथ एम्बुलेंस में बैठ गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि एम्बुलेंस का ड्राइवर और हेल्पर एसटीएफ के अंडरकवर कमांडो हैं और रास्ते में पहले से ही गन्ने से भरे ट्रक और अन्य वाहन तैनात थे। जैसे एम्बुलेंस उस जगह पर पहुंची तो तुरंत ही आगे से रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। ड्राइवर ने अचानक तेज ब्रेक मारा, जिससे अंदर बैठे लोग पूरी तरह झटका खा गए। उसी समय कमांडो तुरंत बाहर कूद गए और चारों ओर से घेराबंदी हो गई। फिर पुलिस ने बाहर से लाउडस्पीकर पर वीरप्पन को चेतावनी दी कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन तुरंत ही एम्बुलेंस के अंदर से वीरप्पन और उसके तीनों साथियों ने गोलाबारी शुरू कर दी
और इसके जवाब में एसटीएफ ने करीब 20 मिनट तक फायरिंग की। सैकड़ों गोलियों की आवाज के बीच एम्बुलेंस छलनी हो गई और जब दरवाजा खोला गया तो वीरप्पन और उसके 3 साथी मारे पाए गए। दोस्तों, सुबह होते होते खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। तमिलनाडु और कर्नाटक में राहत और जश्न का माहौल था, क्योंकि लगभग 20 साल का आतंक खत्म हो चुका था। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।